नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ पराग गुप्ता। तो जनता के लाउड स्पीकर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की जनता क्या कहती है, सबसे पहले आपको वो दिखाएंगे। संवाददाता पंकज चतुर्वेदी की रिपोर्ट देखिए। जो बहुत ही वीआईपी सीट है, हॉट सीट जिसे कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार बनारस से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में हमारी जो मौजूदगी अभी है, देखिए लंका पे है, लंका पे चाय की अड़ी है और बिल्कुल निश्चित रूप से अगर हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के समक्ष यदि खड़े हैं तो राजनीति की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमारे साथ जो पूर्व काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र भी हैं और छात्र नेता भी, पूर्व छात्र नेता भी हैं, उन लोग भी हैं। तो उन लोगों से भी हम बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर वो किस मुद्दे पे जो है वोट करेंगे। हाल देखा जाए तो कोई भी ऐसी सीट के अगेंस्ट खड़ी हो सके या उनके अगेंस्ट वोटिंग उनको अच्छी हो सके, क्योंकि एक राजेश मिश्रा जी थे कांग्रेस से, वो खुद चले गए हैं बीजेपी में। अजय राय जी हैं, उस लेवल पे अभी फिलहाल नहीं आ पा रहे हैं। आपसे कोई ऐसी पार्टी, आपने कोई ऐसी घोषित नहीं की अपनी उम्मीदवारी। तो देखा जाए तो मोदी जी के लिए जो है एक तरह से पूरे मौके हैं कि उन्हें बहुत ही ज्यादा मत मिले और हो सकता है रिकॉर्ड मतों से भी वो जीते वाराणसी से। पंकज सिंह है, पूर्व छात्र है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के। इनका साफ तौर पे कहना था कि हो सकता है कि मोदी जी और रिकॉर्ड मतों जीते हैं, अपना रिकॉर्ड और सुधारें। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने यह भी कहा कि जो बेरोजगारी का एक मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है और इनका कहना है कि मोदी जी को, चाहे भारतीय जनता पार्टी सरकार को, इसके विषय में भी सोचना होगा, नहीं तो आने वाले जो इलेक्शन होगा उसमें हो सकता है कि उनको उसका भुगतना पड़े, उसका परिणाम भुगतना पड़े। जहाँ तक कहते हैं चुनाव की बात है वाराणसी संसदीय क्षेत्र की, तो प्रधानमंत्री को यहाँ से जीतने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए और होगी भी नहीं, वो जीत भी जाएंगे। लेकिन वाराणसी की जो समस्याएं हैं, जब आप मेन सड़क पर निकलेंगे तो आपको दिखाई देगा रोड बढ़िया है, लेकिन जैसे ही आप गली में घुसेंगे बनारस के, आपको असली बनारस समझ में आ जाएगा कि बनारस के लोगों की परेशानी क्या है। बनारस में तो बड़े साला क्योटो बन गया, क्योटो बना रहे थे, उसकी दशा ये हो गई कि हर गली में घुसकर ये पहुंच जा रहे हैं और गलियों को जाम कर रहे हैं, शहर को जाम करते। किसी भी शहर में किसी भी कहते हैं कि ऑटो या इस तरह के जो सवारी गाड़ियां होती हैं उसकी एक संख्या निश्चित होनी चाहिए कि 500 गाड़ी रहेगी, 1000 गाड़ी रहेगी, 2000 गाड़ी रहेगी। आप 50,000 गाड़ियों को भर दिए हैं, इस पर कोई नियंत्रण इनका नहीं है। और जहां तक रोजगार और बेरोजगारी, ये आप देख भी रहे हैं और चाय बेचने वालों की संख्या जरूर बढ़ रही है। 2 करोड़ ये कहे थे कि नौकरियां साल में देंगे, 10 साल में 20 करोड़ देना चाहिए था। कितने युवाओं को रोजगार मिला इस देश में? ये केवल राम मंदिर, ये केवल सीए, इन सब चीजों को कह करके इस देश को भ्रमित कर रहे हैं। देश की जनता जो है वो इस चीज को देख रही है और जनता के दिमाग में अगर बैठ गया तो सत्ता तख्ता पलट भी होगा इनका, ये भी देख लीजिएगा। क्या कहेंगे? इनका कहना है कि अगर आप में काबिलियत है तो जॉब भी मिलेगा और विकास भी दिखेगा आपको। ऐसा राकेश जी अभी कह रहे थे कि ऐसा कोई नहीं, हम लोग भी है, स्टूडेंट भी रह चुके हैं, बिजनेसमैन भी है, विकास हो रहा है। ठीक है, आप प्रोप्राइटर हैं, आप सक्षम हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। और जहां रहा रोजगार देने का बात, तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, आउटसाइडर्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे, जैसे रोहिंग्या हो गए, इन सबों के बारे में भी सोचना चाहिए योगी जी। और राम मंदिर की बात हुई तो ये बहुत पहले बनना चाहिए था, जो अभी बना है वो सही है। ठीक है, ऐसा कोई गलत नहीं है। योगी जी बहुत अच्छा करे, मोदी जी बहुत अच्छा करे, वो आएंगे फिर आएंगे। ठीक है, विकास हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। और विकास सब जगह एक साथ नहीं होता है, धीमे धीमे होता है। ठीक है ना, क्योंकि विकास ऐसा नहीं है कि सब गली भी बन जाए, सड़क भी बन जाए, सब धीमे धीमे सब होता है, सबका समय आता है। कह रहे हैं क्षेत्र में जो दावे किए जाते हैं, हर बार प्रधानमंत्री आते हैं तो कहते हैं कि 5,000 करोड़ बनारस को दिया, 10,000 करोड़ बनारस को दिया। भैया पैसा कहाँ जा रहा है? आज तक इस लंका पर कहते हैं, ये नाली जो आप देख रहे हैं, नाली यहाँ उठाकर देख लीजिए, आप दिखाइए इस चीज को, उसका समय आएगा। यहाँ प्रधान एक मिनट, एक अपनी बात अपने समय। पहले लंका देखिए फिर लंका देखिए, चौड़ी लंका जैसे था आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले, न प्रधानमंत्री के आने से बढ़ा न प्रधानमंत्री के जाने से होगा। पहले तो लंका ऐसा नहीं था, लाइट लगा था, पीला लाइट अंधेरा में था। अब देखिए क्या है। राकेश मिश्रा पूर्व छात्र नेता भी हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के।
हमारे महामंत्री पूर्व महामंत्री रहे चुके, वो सही बोल रहे हैं। लंका में 25 साल पहले जो था वही तो लाइट लग गया है पुल पे। पहले किनारे लाइट था, पहले फुटपाथ, पहले 25 साल पहले फुटपाथ था, आज भी फुटपाथ है सब कुछ। हाँ, बाकी मेन गलियों का विकास सही बोल रहे हैं। शहर के अंदर गलियों में विकास वगैरह नहीं हुए हैं। आप एक ऑप्शन दीजिए, चलिए तो किसको चुनेंगे आप? किसको चुनेंगे आप? एक काम करिए, आप खड़े हो जाइए। हाँ, बताइए आप बताइए, क्या नाम है आपका? आप मनोज कुमार पांडे। मनोज जी, आप बताइए। ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, ये मोदी के आने के बाद लगा है। क्यों 70 साल तक नहीं लगा था? ये पत्थर जो इस पे आप खड़े हैं, ये बना है, यहाँ जो इस तरह से लोग बैठे हैं, मोदी के आने के बाद ये पत्थर लगा है। मोदी के आने के बाद अरे मोटा आप देख, ये आगे भी देख, आप आगे भी देखे हुए थे। देखिए ये बनारस है, यहाँ पे देखिए। सुनिए, एक और बात सुन लीजिए, एक और बात सुन लीजिए। यही लोग हैं, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए राकेश भैया। यही बनारस है, लोग बोलते नहीं थे। 15 लाख की गाड़ी खरीदते थे तो फोन आता था, भैया 5 लाख हमके भी भिजवा दो। आज 2-2 करोड़ की गाड़ी पे लोग चलत हुए और कोई पूछे वाला नहीं हो। ये जो शांति से लोग जी रहे हैं, जो सुकून से जी रहे हैं, किसका देन है? मोदी और योगी का देन है। ये मोदी और योगी का देन है। आज लोग सुकून से जी रहे हैं। ये अंधभक्त, ये देखिए, ये कांग्रेसी भाई अंधभक्त बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पे बोलते हैं वो अंधभक्त है, जो सही बात बोलते हैं वो अंधभक्त है। ये नया डायलॉग है। और अगर आप मीडिया वाले, अगर आप बीजेपी की तरफ से बोल दीजिए तो आपको कहेंगे गोदी मीडिया, सीधे बोलेंगे गोदी मीडिया। मतलब आदमी को समझ में ही नहीं आ रहा है करना क्या है, किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है, लेकिन देंगे वोट मोदी को ही देंगे। आप बताइए क्या कहेंगे? भैया कहने का यह है कि जो है पहले की बनारस और आज की बनारस में बहुत अंतर हो गया। पहले बनारस था, लेकिन आज उससे कई गुना अधिक आगे जा चुका है बनारस। और मोदी जी हैं तो विकास हो रहा है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। कहीं ऐसा नहीं है कि विकास कहीं नहीं हुआ है। कहीं कहीं मान लीजिए गली में की बात कर रहे थे भैया, राकेश भैया बोल रहे थे कि जो है गली में बहुत खबर है, तो गली का विकास हो रहा है, ऐसा नहीं है। रोड और गली हर जगह बन रही है। बनारस बहुत काफी डेवलप किया है और करेगा ही। मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में बहुत काफी विकास कर रहा है। और रोजगार की मतलब है कि सरकारी नौकरी, केवल सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं होता है। ये चाय वाले जो है सब लोग जो है कमा रहे हैं, 25 से लेकर 50,000 तक कमा रहा है, ये रोजगार नहीं है। स्टार्टअप है, ये करोड़ों कमा रहे हैं, ये लोग करोड़ों कमा रहे हैं, स्टार्टअप है। मेरा करोड़ों कमा, लेकिन टैक्स नहीं भर रहे हैं। ये टैक्स स्टार्टअप वाले कोई टैक्स नहीं भर रहे। देखिए मैं बताना चाहूंगा, सबको मैं बताना चाहूंगा कि देखिए बनारस में हम बात करें तो अंतिम चरण में 7वें चरण में चुनाव है। 1 जून को चुनाव होगा और बनारस के 19.5 लाख से ज्यादा जो मतदाता हैं वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। तो अब देखना ये अहम होगा कि विपक्ष की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन चुनौती देगा, कौन सत्ता पे इस बार फिर से काबिज होगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ और भी लोग, उनसे हम बात करेंगे। क्या कहेंगे, क्या नाम है भैया? मेरा नाम सौरभ सिंह है। हाँ, सौरभ जी, आप बताइए क्या कहेंगे, किस मुद्दे पे वोट करेंगे, किसको चोट करेंगे? ऐसा है कि हम ये एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, इनके टक्कर में कोई नहीं है। वाराणसी में कोई टक्कर में नहीं। सुरेंद्र पटेल अपने यहाँ राजतलाव से हैं। सुरेंद्र पटेल ने चुनौती दिया था, फिर भी सुरेंद्र पटेल ने ये कहा था कि अगर ये जीत गए तो हम चुनाव लड़ना भूल जाएंगे। क्या सुरेंद्र पटेल भूल गए चुनाव लड़ना? एकदम नहीं भूले हैं। एक चाचा इनसे पूछते हैं। चाचा आप बताइए किस मुद्दे पे वोट करेंगे, विकास के मुद्दे पे या अभी वर्तमान सरकार के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं? नहीं, हम तो इस पे जो है बोलना चाहते हैं कि जो ये लोग शिक्षा दे रहे हैं, अंग्रेजी वालों को अलग, हिंदी वालों को अलग। हाँ, जो ये लोग शिक्षा दे रहे हैं, 2 भाग में शिक्षा लोगों को दे रहे हैं। शिक्षा एक भाग में होना चाहिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे एक से हो। एक शिक्षा, एक देश, एक प्रधानमंत्री तो जबले जो है मोदी का इच्छा करेगा तब तक इनको बनना है। जब ये कहेंगे कि हम नहीं बनेंगे तब इनको जो है जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज से संतुष्ट हैं? अरे पूरा संतुष्ट हैं। हाँ, अब मैं संतुष्ट इसलिए है, संतुष्ट
जब से नहीं होंगे कि जब से एक शिक्षा नहीं करेंगे, हिंदू मुसलमान एक स्कूल में इन लोगों को पढ़ावे, जो 4 भाग में पढ़ा रहे हैं, यही हमारा जो है। बताइए, आप बताइए क्या कहेंगे। 1 जून को बनारस में मतदान होगा अंतिम चरण में, क्या मुद्दा रहेगा वोट करने का, किसको चाहेंगे सरकार में? देखिए, मुद्दा यही है कि परिवर्तनशील प्रकृति है और जनता परिवर्तन चाहती है, ठीक है। तो सबसे मूल समस्या हमारा जो है रोजगार है, नौकरी है, शिक्षा है, तो इस पर भी महादेव की नगरी काशी की जनता को आपने सुना। अब आपको मुरादाबाद लेकर चलते हैं, सुनिए वहां की जनता का मूड आखिर क्या है लोकसभा चुनाव को लेकर। संवाददाता शाहनवाज की एक रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम है शाहनवाज इलियास। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुरादाबाद जनपद में और मुरादाबाद जनपद की 6 विधानसभा हैं, जिसमें 4 मुरादाबाद लोकसभा में आती है और 2 संबल लोकसभा में। चुनावी चौपाल करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ और बड़ी संख्या में देख सकते हैं यहाँ सभी लोग हैं, किसानों से जुड़े हुए भी लोग हैं, किसान नेता भी हैं और जनता के लोग हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर मुरादाबाद की जो 5 साल है वो कैसे रहे और यहाँ मुरादाबाद को किन किन चीजों की जरूरत है। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, लोकसभा चुनाव से लोगों को आगे को क्या उम्मीद है, किस प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं और क्या क्या इनके जो पूरे मुद्दे हैं उसी पर चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद सालिम। सालिम भाई, लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, मुरादाबाद में है, मुरादाबाद के मुद्दे क्या क्या हैं और क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, मुरादाबाद की बात करें आप, सबसे पहले तो यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम बड़े लेवल पे होता है। आप ब्रास से लेके स्टील वगैरह जितना भी और क्या कहते हैं कॉपर वगैरह का आइटम है, जगह जगह हिंदुस्तान में से अगर किसी का नाम आता है बड़े लेवल पे, फॉरेन में अगर नाम जाना जाता है पीतल नगरी के नाम से, तो वो मुरादाबाद है। यहाँ के मुद्दे हैं, आप देखिए जीएसटी है। डॉक्टर एस टी साहब ने भी कई मरतबा ये मुद्दा उठाया है कि भाई उनके टैक्सेस हैं या जीएसटी का पैसा है उन्हें वापस करा जाए, जो टैक्स का है। आज तक उस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया सरकार के द्वारा। यहाँ पर जब एक्सपोर्ट की बात आती है तो यहाँ पर जो छोटे छोटे कारोबारी हैं जिन्होंने खत्म कर दिया है जीएसटी ने, इतना टैक्सेस बढ़ा दिए हैं। बताइए 20 लाख पे आपने टैक्स फ्री कर दिया, जबकि एक छोटा व्यापारी जो 25 पैसे या 10 पैसे पे काम करने वाला है, उसे आप अगर बात करें तो वो कहाँ से वो कर लेगा? कारोबार कर वो आइटम बना रहा है मान लीजिए महीने में 50 लाख का, अब वो उतने उसे कमाने दे, वो तो अपने घर से देगा। अब आगे आप देखें छोटे कारोबारी वहां पे खत्म हो गए, जो बेचारे रिक्शे चलाने पे आ गए, वो लोग जो अपने 1000-2000 रोज के कमाते थे और अपने बच्चों को अच्छी तालीम के लिए जाते थे। अब और बात आती है आप एजुकेशन की। मुरादाबाद में दो यूनिवर्सिटी हैं, आप देखें प्राइवेट हैं, कोई सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं है। सरकारी यूनिवर्सिटी बन रही है, अभी स्टार्ट नहीं शिलान्यास हो चुका है, अभी नहीं, अभी शिलान्यास तो कर दिया, अभी पता नहीं कब आए नंबर उसका, क्या पता हमारे आने वाले नस्ल नहीं पड़ा उसमें। और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं रफी खान। रफी भाई, ये बताइए 5 साल गुजरे हैं सरकार के, कैसा रहा कार्यकाल? हमारा जो मुद्दा रहा है, जो एक उंदरकी डींगरपुर रोड है, जिसके लिए हमने आंदोलन भी किया है और लोगों ने भी यहाँ पर जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने भी आंदोलन किया है। वो अभी तक मुद्दा ऐसे का ऐसे रहा है। आश्वासन दिए गए हैं सरकार के द्वारा, अधिकारी यहाँ आए हैं, इसके अलावा आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है हमें। ये मेन मुद्दा हमारा यहाँ का रहा है। और अभी पिछले दिनों में जो टिकैत गुट था और भी गुट के लोग थे, उन्होंने कहा था कि रोड नहीं तो वोट नहीं। तो मैं समझता हूँ कि इस रोड पर जितने भी गाँव आते हैं शायद वो वोट नहीं करें जब तक कि सरकार तो कह रही है सड़कों का जाल बिछा दिया हमने। कहाँ बिछा रखा है जाल बताएं? यहाँ देख ले, डींगापुर रोड देख ले, मुरादाबाद में आप चले जाएं तो जो सिरसा दोराहे चले जाएं वहां देख ले आप, ये हालात है। कर्णपुर मुनीमपुर जाके देख ले आप, ये हालात है कि निकलना दुश्वार है। ये सब बातें हैं, खोखले बातें हैं, कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? पीयूष कुमार। पीयूष, ये बताइए, सपा बसपा सभी लोग अपने अपने प्रत्याशी भी घोषित कर रहे हैं, हालांकि मुरादाबाद में अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं। क्या लगता है इस बार क्या होगा? मोदी सरकार से कितने खुश हैं आप लोग? मोदी सरकार से बहुत खुश है, आम जनता बहुत खुश है इस समय, क्योंकि गरीबों को हर योजनाओं का लाभ मिल रहा है मौके पर। जैसे कि आयुष्मान कार्ड समझ लो आप, आयुष्मान कार्ड से गरीब लोग बहुत परेशान हैं। मैंने देखा अपने गांव में आंखें बनवाने दुर्घटना में उनका इलाज हुआ है। इस तरह से बहुत चावलों की जो सरकार योजनाएं दे रही है, बहुत लोग कहते हैं ये दिखावा है, लेकिन गरीब के लिए चावल का दाने की बहुत महत्वपूर्ण होता है। विपक्ष कह रहा है इंडिया गठबंधन इस बार जो है वो मोदी सरकार वो कहीं ना कहीं
जो भाजपा है उसको हरा देगा? नहीं हरा पाएगा, पहले भी नहीं हरा पाया था। यहाँ तो आप पूर्ण बहुमत से आपके संबल लोकसभा जीतेंगे। और भी लोग हैं, और लोगों से बात करते हैं, युवा है, युवाओं से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन है। मैं ये मुद्दा उठाना चाहता हूँ, ये मुरादाबाद आगरा जो हाईवे है, यहाँ प्रतिदिन एक्सीडेंट होते हैं। कोई भी दिन ऐसा नहीं जा रहा जहाँ पर एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, और ये सरकार के संज्ञान में है, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है अभी भी। मैं यही चाहता हूँ कि ये जो आगरा हाईवे है, इस पर 4 लाइन बना दिया जाए, जल्द से जल्द 4 लाइन बना दिया जाए, और जिसके एक्सीडेंट हो रहे हैं इसको जिससे कम हो सके इसके एक्सीडेंट। देखिए, तमाम तरह के मुद्दे लोग उठा रहे हैं, और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। एक युवा और है, क्या नाम है आपका? जावेद। जावेद, ये बताइए मुरादाबाद का मुख्य मुद्दा क्या है? मुरादाबाद का मुख्य मुद्दा यूथ के लिए मेडिकल कॉलेज बहुत जरूरत है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बहुत ज़रूरत है, और मेडिकल लाइन में बहुत सारी ज़रूरत है, बहुत सारी सुविधाएं की ज़रूरत है। अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कंपनीज होना चाहिए, और बहुत सारे कारोबार के लिए इंडस्ट्रीज आनी चाहिए, अच्छी कंपनियां आनी चाहिए, ताकि मुरादाबाद का जो युवा है वो बाहर ना जा सके। यहीं पर अपने कारोबार, और यहीं पे बेरोजगार जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए, ताकि अच्छी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, बाहर से विदेशी कंपनियां, इंडियन कंपनियां, कुछ सारी चीज़ आए, ताकि लोगों को जॉब मिले, बाहर नहीं जाना चाहिए। सांसद कैसा होना चाहिए आपका? सांसद का नया सांसद, क्योंकि लोकसभा चुनाव का ठीक है, सांसद किसी भी पक्ष का होना चाहिए। सांसद का मतलब है विकास होना चाहिए, विकास का मुद्दा होना चाहिए, उसके लिए एजुकेशन डेवलपमेंट होना चाहिए, सबसे पहले रोड एंड मैप होना चाहिए, बहुत सारी मेडिकल लाइन की सुविधाएं होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सांसद जी से बस यही उम्मीद होगी, ज़्यादा से ज़्यादा विकास होना चाहिए। तो विकास के मुद्दे पर लोग बात कर रहे हैं कि विकास होना चाहिए, और भी कुछ लोग यहाँ बात करेंगे, फिर आपसे बात करते हैं। आपने पीतल कारोबारियों की बात की, तमाम और मुद्दे मुरादाबाद के इस तरीके से युवा लगातार उठाते आए हैं। क्या लगता है कि मुरादाबाद को और किन किन चीजों की जरूरत है? तो ये इंडस्ट्रियल एरिया तो है, यहाँ पर जो दिक्कत आती है वो पावर प्लांट की आती है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का जो मामला है, यहाँ पर सही मायने में जब इंडस्ट्रियल एरिया है तो 24 घंटे लाइट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो लाइट आती है 12 घंटे 15 घंटे, वहां पर कारोबारी खत्म हो जाता धीरे धीरे। अब देखिए, एयरपोर्ट का अलायंस करा, वो समाजवादी ने करा था स्टार्ट, इन्होंने तो आपके हमारे जो पक्ष वाले लोग हैं, इन्होंने तो खाली फीता काट दिया आके। जबकि यहाँ पर इन्हें रोड अच्छी होनी चाहिए। अभी कई सारे लोगों ने रोडों के मुद्दे उठाए, यहाँ पर रोड अच्छी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो जैसा कि हमारा इंडस्ट्रियल एरिया, जैसे कि आप जाएं तो नोएडा वगैरह में इंडस्ट्रियल एरिया को बनाया जा रहा है अच्छी तरीके से, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जा रहा है, आईटी कंपनी का बनाया जा रहा है, यहाँ पे भी आईटी का होना चाहिए। ऐसा नहीं है जब यहाँ पर 2 यूनिवर्सिटी हैं तो यहाँ पर आईटी के भी लोग हैं, तो यहाँ पर आईटी का भी क्या कहते हैं कुछ ना कुछ होना चाहिए, कंपनीज होनी चाहिए। जो यहाँ से लोग जाते हैं दूर दराज, बैंगलोर वगैरह, अच्छे से यहाँ पर आईटी कंपनी आएंगी तो यहाँ पर रोजगार की जो बढ़ेंगे, जो बेचारे आईटी वाले लोग हैं वो भी बढ़ेंगे, उनका रोजगार बढ़ेगा। और भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो, अगर आप बात करें मेडिकल लाइन की भी बात करी भाई ने, तो मेडिकल लाइन का यहाँ पर सबसे बहुत ज्यादा आपने देखा होगा कितना उसमें कोविड के टाइम में कितनी मौतें हुई मुरादाबाद के अंदर। तो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर सिर्फ प्राइवेट, अगर छोटे डॉक्टर और प्राइवेट डॉक्टर जितने भी हॉस्पिटल है, अगर वो नहीं होते या वो लोग अवेयर नहीं करते तो हो सकता था कि यहाँ का रेशियो और 10 से 20% बढ़ सकता था डेथ का। लेकिन यहाँ पर जो बेचारे झोला छाप डॉक्टरों ने भी बहुत कवर करा यहाँ पर, लेकिन यहाँ की स्वास्थ्य की जरूरत है। जी बिल्कुल, स्वास्थ्य की भी जरूरत है। देखिए, ये तमाम ऐसे लोग थे जिनकी तमाम मुद्दे हैं। मुरादाबाद के नए सांसद से नई उम्मीदें हैं, और मुरादाबाद में चुनावी शंखनाद हो चुका है। और यहाँ की बात की जाए तो लोग चाहते हैं कि यहाँ विकास हो, क्योंकि पीतल का शहर मुरादाबाद को कहा जाता है, पीतल कारोबार को बढ़ावा मिले, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। कैमरा पर्सन शाहरुख अंसारी के साथ शाहनवाज इलियास। अब आपको गोरखपुर लेकर चलते हैं, सुनिए वहां की जनता अपने सांसद को लेकर क्या सोचती है, उनका मूड आखिर क्या है। देखिए संवाददाता सुशील कुमार की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एक बार फिर से हम अपने चौपाल के खास कार्यक्रम के दौरान पहुंचे हैं गोलघर के काफी पौष इलाका गणेश चौराहे के पास, जहां पे तमाम वो व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, और इन व्यापारियों के जरिए हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार वो अपने जनप्रतिनिधियों को किस रूप में चुनते हैं, कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं, किस तरह का काम चाहते हैं। ये तमाम जो प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, इन लोगों से हम बातचीत करते हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर किस तरह का प्रत्याशी चाहते हैं, कैसा काम चाहते हैं, क्योंकि व्यापारी एक ऐसा व्यापारी होता है जो सबको कनेक्ट करता है, और सबसे जनप्रतिनिधियों की मेन चीजें जो है वो जनप्रतिनिधियों से जुड़ी होती है।
देखिए, सबसे बड़ी बात तो क्या है कि जब तक सारी लिस्ट फाइनल नहीं हो जाती है तो हम उसमें छांटे किसको जो है कि कौन अभी कौन कौन खड़ा है, उसमें जो है हम ये देखेंगे कि कौन किस तरह का व्यक्ति है। और वैसे हाल फिलहाल जो भी चीजें सामने आई हैं उसमें रवि किशन जी ही जो है कि मुख्य प्रत्याशी के रूप में है और हम उनको ही पसंद करते हैं, जितने भी लोग हैं उनके अंडर से छांट करके जो है। और अगर आगे कोई बहुत अच्छा पढ़ा लिखा प्रत्याशी आता है जो गोरखपुर का लोकल भी रहने वाला हो और गोरखपुर की पब्लिक की बात सुनने वाला हो और उसका समाधान करवाने वाला हो, सबसे बड़ी बात कि सुन के उसका निराकरण ना कराए, वैसा प्रत्याशी हम लोगों को नहीं चाहिए। बात आपने बिल्कुल ठीक कही, लोकल प्रत्याशी होगा, आपकी बात भी सुनेगा। किस तरह का प्रत्याशी चाहते हैं आप, कैसा काम चाहते हैं, कितनी उम्मीदें रखते हैं अपने प्रत्याशी से? मुख्य रूप से उम्मीदें ज्यादा है और उम्मीदों को पूरा करने वाला जो प्रत्याशी है वो रवि किशन, इसलिए कि प्रशासन से जुड़ा, पार्टी सरकार उनकी, लोकल सरकार उनकी, वो इस कार्य को पूरा कर सकते हैं, हमारे उम्मीदों पे खरा उतर सकते हैं। तो मैं हम लोग को तो उन्हीं के लिए ज्यादा अच्छा है। क्या लगता है एज ए व्यापारी किस तरह का जनप्रतिनिधि चाहता है, क्या किस तरह का सोचता है कि वो हमारे लिए किस तरह का काम करे, या अभी तक कितना काम हो पाया? व्यापारी के लिए अभी तक तो हमको ये नहीं लगता है कि कुछ सोचा जाता है। व्यापारी हर समय सपोर्ट करता है जो भी चुनाव में खड़ा रहता है और उसके लिए सरकार के लिए तो हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं, लेकिन व्यापारियों के लिए सोचना बहुत, हमको नहीं लगता है कोई बहुत सोचता है जब तक हम लोग उस तक अपनी बात नहीं पहुंचाते हैं। तो हम लोग तो सब उसके साथ हैं जो हम लोग के लिए सोचेगा। तो हम लोग तो अभी फिलहाल तो जो भी सरकार है वो तो सबको पता ही है कि बीजेपी एक मेजोरिटी में आने की उम्मीद है और हम लोग उसी को चुनेंगे भी। उसका रीजन यही है कि जो चुना जाएगा, जो मेजोरिटी में रहेगा, वही हम लोग की बात भी सुन सकता है। तो फिलहाल हमारा तो कैंडिडेट जो भी होगा वो बीजेपी से ही होगा। क्या लग रहा है कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन का जो प्रत्याशी है, या फिर कांग्रेस के समर्थन के बाद समाजवादी पार्टी कुछ मजबूत हो पाई है गोरखपुर में आसपास? गोरखपुर में तो ऐसा नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि जो प्रत्याशी सर्वसुलभ रहेगा वही हमारा नेता है और प्रत्याशी हमारा है, और उसके लिए सर्वसुलभ भाजपा ही हमारे लिए पर्याप्त है, जो विकास और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर कार्य कर रही है। क्या लग रहा है कि एक व्यापारी जो है वो क्या उम्मीद लगाता है अपने जनप्रतिनिधि से, खासकर उस जनप्रतिनिधि से जिसे वो चुन करके सदन में भेजता है? भाई, हम एक व्यापारी हैं और व्यापारी सिर्फ अपने सुरक्षा चाहता है। आज हम सुरक्षित हैं, हमें गर्व है इस चीज का, अपने योगी जी पर, अपने मोदी जी पे, और हमें इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आप क्या सोचते हैं, आपका क्या मानना है? बिल्कुल सही कहा भाई ने कि हमें गर्व है मोदी जी पे कि उनके आने के बाद कभी किसी व्यापारी को किसी ने परेशान नहीं किया। जब से मेजोरिटी में सरकार आई थी तो पहले हमें कॉल्स आती थी पैसे के लिए, लेकिन अब जब से मतलब गवर्नमेंट आई, मेजोरिटी में आए लोग, तब से ये चीजें दिक्कतें नहीं आई, भ्रष्टाचार मुक्त हुआ। लेकिन हाँ, फिर भी अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो हमें भयभीत करती है, जैसे जीएसटी का है जो हमें अभी तक नहीं समझ में आता है, कभी वो चेंज हो जाता है, कभी कुछ पॉइंट्स अलग आ जाते हैं। तो एक जीएसटी काउंसिल की मीट होनी चाहिए जिसमें व्यापारी को भी बुलाना चाहिए कि उनकी भी परेशानियों को समझना चाहिए, और ताकि मिलजुल के एक समाधान निकल सके। ये बात आपने ठीक कहा कि जीएसटी का भूत अभी भी है जो लोगों को परेशान करता है, खासकर व्यापारी को। बिल्कुल परेशान करता है, छोटे व्यापारी इससे भी और वंचित हैं। और सबसे बड़ी हम लोगों की जो दिक्कत परेशानी इस रोड की है कि हम लोगों की रोड के ऊपर ये 1 महीने से काम हम लोगों के वहाँ हो रहा है, लेकिन अभी तक ये गड्ढा वैसे ही बना हुआ है, मट्टी डाल दी गई है, आने जाने में कस्टमर को परेशानी हम लोगों के वहाँ हो रही है। सबसे बड़ी दिक्कत हम लोगों के वहाँ ये है, पत्थर अपने हाथ से हम लोगों ने उठा के ऊपर रखा है कि कम से कम कस्टमर आ सकें, क्योंकि हम लोगों के जीवन का यही एक साधन, इसके अलावा कुछ है नहीं। और सांसद विधायक तो जो भी है शहर का जो होगा अच्छा उसको चुना जाएगा, जो भी पढ़ा लिखा आदमी होगा जो हमारे बीच आने जाने वाला हम उसको चुनेंगे। बात आपने ठीक कही है कि पढ़ा लिखा प्रत्याशी हो और सबसे बड़ी बात आपकी बातों को सुने, ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि अभी किस तरह की उम्मीद आप लोगों ने बनाई है, या अपने जनप्रतिनिधि से कितना उम्मीद लगाया आप लोगों ने? प्रत्याशी जो भी आना चाहिए अच्छा आना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, व्यापारियों की बात सुने आके। व्यापारी क्या कह रहे हैं, आज जीएसटी कुछ रहती है, 1 महीने बाद चेंज हो जाती है, जब तक आदमी कुछ भर रहा है तब तक मालूम हुआ कि चेंज हो गया। तो इस तरीके से व्यापारियों को कुछ परेशानी होती है, व्यापारियों का भी ख्याल किया जाए। सरकार तो खैर सबको लेके चलती है, और सरकार का मतलब होता है कि गार्जियनशिप, और गार्जियन हर बच्चे को देख करके चलता है। तो क्या लग रहा है कि अभी किस तरह का जनप्रतिनिधि आपको चाहिए, या अभी जो जनप्रतिनिधि था उससे कितने निराशा हाथ लगी, या कितनी उम्मीदें? देखिए, अभी जो जनप्रतिनिधि है वो हम लोगों के बीच में उपलब्ध नहीं रह पा रहा है। हम लोगों की
तीव्र इच्छा है कि जो हमारा जनप्रतिनिधि है वो हमारी समस्याओं के लिए हर समय शहर में उपलब्ध रहे, हम लोग के बीच रहे, जिससे हम उससे लगातार समन्वय बना के प्रगति में अपना सहयोग दे सकें। हम देखिए व्यापारी हैं, व्यापारी चाहता है कि हम जो भी अपना प्रतिनिधि है और जो भी सरकार की मंशा है उसके अनुरूप कार्य करें और सरकार के योजनाओं में अपना आगे बढ़ के सहयोग करें। उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा प्रतिनिधि हम लोग के बीच हर समय उपलब्ध रहे, जिससे कि हम लोग उससे समन्वय बनवा के और जो योगी मोदी जी की भावना है, जो उनके विचार हैं, जो उनका विजन है 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी को टच करने का, उसमें व्यापारी का बहुत बड़ा योगदान है और वो तभी हो सकता है जबकि ट्रिपल इंजन की सरकार पूर्ण रूप से काम करे। सिर्फ मोदी जी और योगी जी के काम करने से नहीं होगा, जब तक कि जनप्रतिनिधि हमारा उतना ही एक्टिवली हम लोगों के बीच में रह के काम नहीं करेगा, तब तक वो इकोनॉमी टच करने में हम लोग के लिए बहुत बड़ी असुविधा होगी। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि ग्राउंड जीरो पे रह करके जो काम हो सकता है वो ऊपरी स्थल पे रह करके नहीं हो सकता है। क्या लग रहा है कि सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है इंडिया, उसका कुछ फर्क पड़ेगा गोरखपुर में? गोरखपुर की क्या रणनीति बन रही है? एज ए व्यापारी क्या देखता है, किस नजरिए से देख रहा है? देखिए, वो दोनों गठबंधन बना ले चाहे कुछ भी बना ले, उनको वोट ज्यादा मिलना नहीं है, तो उसकी तो बात ही करना। कांग्रेस पहले अपने वजूद को बचा ले, वही बड़ी बात है। सपा थोड़ा बहुत प्रयास कर रही है ट्विटर पे, तो ऑब्वियस सी बात है ट्विटर की राजनीति वो आजकल कर रहे हैं, तो उनको जमीन पे उतरना पड़ेगा। इन्होंने बगल में बोला उन्होंने भाई साहब ने कि जमीनी राजनीति करना पड़ेगा। आपके समस्या में जो नहीं खड़ा रहेगा, आपको कभी कोई कांग्रेस या सपा वाला कोई दिखता है आपके बीच में खड़ा होकर कभी किसी समस्या पे? नहीं दिखता है। तो हमें जो दिख रहा है, और रहेगी बात जनप्रतिनिधि की, तो मान लीजिए हम ट्रिपल इंजन की सरकार बोलते हैं, केंद्र में मोदी जी योगी जी अगर वो सारी योजना चलाए और गोरखपुर में हमारा जनप्रतिनिधि जो तीसरा इंजन है अगर उसको आगे नहीं बढ़ा पाए या ये ऊपर तक नहीं बात पहुंचा पाए, तो हमारे लिए कोई फायदा नहीं है। योगी जी देखिए बहुत काबिल थे, उन्होंने उनकी क्षमता बहुत अच्छी थी, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन केंद्र में हमारी शासन नहीं थी, प्रदेश में नहीं था, बहुत कुछ नहीं कर पा रहे थे, जबकि काबिलियत में कोई कमी नहीं थी, हर बात मुद्दे को उठाते थे। लेकिन आज ट्रिपल इंजन जब सरकार बनाएंगे तो हमारे पास देखिए मोदी योगी का एक बहुत बड़ा नाम नहीं है, केवल काम है। लोग सोचते हैं कि धार्मिक धर्म की राजनीति करते हैं, अगर वो धर्म की राजनीति कर रहे होते ना तो थोड़े समय बाद वो खत्म हो गया होता। विपक्ष भी इस बात को नहीं समझ पा रही है, लोग धर्म की राजनीति नहीं कर रहे, वास्तव में विकास का काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या इस बार राम मंदिर का मुद्दा चुनाव में दिखेगा? देखिए, राम मंदिर का तो दिल में लोगों के बसा ही है, क्योंकि चुनाव देखिए भाजपा तो खुल के बोल रही थी, भाजपा के लिए तो चुनाव का मुद्दा पहले से था, तो इसमें कोई हिडन एजेंडा तो था ही नहीं। वहां से कई सत्रों से वो कर रही थी, कई इलेक्शन में उनका मुद्दा था, तो उसका लाभ भी मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। क्यों नहीं मिलेगा? राम जिस मुद्दे पे भाजपा बनी है, सरकार बनी है, भाजपा सत्ता में आई है, उस मुद्दे को कैसे वो छोड़ेगी? उसका फायदा जरूर मिलेगा। यानी भले अयोध्या में राम मंदिर बने कुछ वक्त हो गया है, लेकिन उसके बाद भी 2024 के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा लोगों की जुबान पर बढ़ चढ़ करके बोलेगा और शायद इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलेगा। लेकिन आम व्यापारी है वो ये चाहता है कि उनका जो प्रत्याशी है वो ऐसा प्रत्याशी हो जो उनके बीच में रहे, उनकी बातों को सुने, उनकी आवाज को बुलंद करे और सदन तक पहुंचाए, और तभी जाकर के इस पूरे मिले जुले सरकार के साथ विकास और आगे बढ़ेगा। और यहाँ के व्यापारी इसी मांग को लेकर के अपने प्रत्याशी को चुनने की बात कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजीज के साथ सुशील कुमार।